जब भी आपके सामने कोई समस्या आती है तो उस समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी आता है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप उस समस्या को लेके बैठे रहते हैं या उसके समाधान की खोज करते हैं। जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं आपका प्रिय दोस्त कमल कुमार और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कमल कुमार सर पर। जैसा कि पूर्व क्लास में अपन बात कर चुके हैं कि हिंदी से संबंधित कोई भी एग्जाम हो, जैसे शिक्षक की बात करें, सेकंड ग्रेड शिक्षक हो, फर्स्ट ग्रेड शिक्षक हो, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, कोई भी एग्जाम हो, यदि उस परीक्षा में हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न आते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी इन्हीं क्लासों से संबंधित होंगे, जो क्लास अब अपन निरंतर प्रारंभ करने वाले हैं। पहले की क्लास में थोड़ी सी मैंने परिचर्चा आपसे की थी। उसके बाद आज से मैं चाहता हूं कि जो भी है हिंदी साहित्य की अपन प्रारंभ जो क्लासें हैं वो विधिवत रूप से प्रारंभ कर दें। तो पहले थोड़ा इतिहास शब्द के बारे में अपन जान चुके थे, साथ ही साथ हिंदी शब्द की भी अपन बात करे थे कि हिंदी कैसे मूलतः पारसी भाषा का शब्द है और ईरानी जो लोग थे वो सिंध प्रदेश को हिंद प्रदेश बोला करते थे, स का उच्चारण ह से करते थे। इस प्रकार का उल्लेख उनका एक पवित्र ग्रंथ है जयंत अवेस्ता, उसमें देखने को मिलता है। हिंदी शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? वो मिलता है जफरनामा में, जो किसकी रचना थी? सरफुद्दीन यज़दी की। इसकी अपन बात कर चुके थे। उसके बाद इतिहास के बारे में थोड़े जाने थे अपन कि इतिहास का सर्वप्रथम उल्लेख की बात करें तो अथर्ववेद में देखने को मिलता है। इसी के साथ बात करें कि विश्व इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। तो इनकी लिखी गई प्रथम पुस्तक क्या हो गई? इतिहास की प्रथम पुस्तक हो गई। कौन सी? हिस्टोरी का। भारत के संदर्भ में बात करें तो इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम कार्य किया किसने? वेद व्यास जी ने। और उसके बाद राजस्थान के संबंध में थोड़ा जाने तो राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम कार्य किया था कर्नल जेम्स टोड ने, जिनको घोड़ीवाला बाबा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो राजस्थान के इतिहास की प्रथम पुस्तक जो मानी जाती है वो उन्हीं की पुस्तक मानी जाती है। कौन सी? द एनाल्स एंड एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान। इन सब की चर्चा अपन कर चुके थे। साहित्य क्या होता है इसके बारे में भी अपन बात कर चुके थे कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि साहित्य ही एकमात्र ऐसा है जो सबके हित की बात करता है, इसीलिए साहित्य को समाज का दर्पण कह दिया जाता है। जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य को किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये बात भी अपन कर चुके थे। साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? ये साहब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ये कथन तो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कई बार। आपको 80 से 90% एग्जाम में देखने को मिलेगा कि साहित्य को ज्ञान राशि का संचित कोष किसने कहा है? किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। यहां तक कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने तो यह तक कहा है कि मनुष्य ही साहित्य का एकमात्र लक्ष्य होता है। यह कथन किसका है? इनका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। इसी प्रकार जैसे इलियट की बात हुई थी, इलियट ने साहित्यिक इतिहास के लिए क्या कहा है? जैसे वह कहना ज़्यादा नहीं होगा कि जो साहित्य का इतिहास है वे अन्वेषण मात्र नहीं है। किसका? अतीत के तथ्यों का अन्वेषण मात्र साहित्य का इतिहास नहीं होता है, अपितु वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अतीत को क्या है प्रस्तुत करना या फिर बेहतर भविष्य की परिकल्पना का आदर्श प्रस्तुत करना ही क्या होता है? साहित्य का इतिहास होता है। इस प्रकार की अपन बात कर रहे थे। जब साहित्य शब्द की बात करते हैं तो विश्व में सर्वप्रथम इस साहित्य शब्द को इस साहित्य शब्द को या साहित्य को, जिसको अंग्रेजी में लिटरेचर बोला जाता है, इसको व्यवस्थित करने का जो कार्य किया वो क्या था? टेन मोदे ने। तो साहित्य को व्यवस्थित करने का कार्य सर्वप्रथम फ्रांस के विद्वान टेन मोदे ने किया। माफ कीजिए, महोदय। साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का कार्य किया फ्रांस के एक विद्वान थे टेन, और इन्होंने इसको परिभाषित करते हुए साहित्य के लिए मूल रूप से 3 तत्व बताए। कितने? मुख्य रूप से इन्होंने 3 तत्व बताए, जिसमें से पहला तत्व है मोदे ने किया, और साहित्य के क्या बताए? 3 तत्व। और साहित्य के 3 तत्व बताए।
वो कौन कौन से हैं? पहला जाति, दूसरा वातावरण, तीसरा क्षण विशेष। इन्होंने कहा कि किसी क्षण विशेष में, किसी एक वातावरण में कौन कौन सी जातियां निवास करती हैं, उन सब के बारे में जानना। उनकी सामाजिक स्थिति की बात करें, सांस्कृतिक स्थिति की बात करें, उनकी राजनीतिक स्थिति की बात करें, आर्थिक दशाएं कैसी थी, इन सब की बात करना क्या होता है? साहित्य होता है। तो सीधा सा यदि देखो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम की बात करें तो वहाँ पे ऐसा प्रश्न बनना वैसे स्वाभाविक तो नहीं है, फिर भी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का जो कार्य किया वो किसने किया? फ्रांस का एक विद्वान था तेन महोदय, उसने किया। किसने किया? तेन ने किया। उसके बाद इनकी आलोचना करते हुए एक महोदय आते हैं, तेन की आलोचना करते हुए एक महोदय आते हैं, उनका नाम है हडसन। तो क्या किया हडसन ने? हडसन ने तेन की आलोचना करते हुए साहित्य के 5 तत्व बताए। कितने तत्व बताए? 5 तत्व बताए। जिसमें से पहले तत्व की बात करें तो उन्होंने कहा कि साहित्य का इतिहास लिखने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? वो है सृजना शक्ति की। किसकी? पहला तत्व इन्होंने गिनाया सृजना शक्ति। दूसरे तत्व की बात करें तो जाति के स्थान पर इन्होंने लिया परंपरा को। तीसरे स्थान पर इन्होंने रखा वातावरण को। और इन सबको जान लिया तो क्या हो गया? जैसे द्वंद्व पैदा हो गया। तो चौथे स्थान पे इन्होंने द्वंद्व को रखा और इन सब में क्या? संतुलन स्थापित करना। पांचवा तत्व इन्होंने किसको रखा? संतुलन को रखा। तो अपन ने क्या जाना कि साहित्य को सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का जो कार्य किया फ्रांस के विद्वान तेन ने किया और इन्होंने साहित्य के 3 तत्व गिनाए, जिनमें से जाति, वातावरण और क्षण विशेष है। इसके बाद हडसन महोदय आते हैं और हडसन महोदय क्या करते हैं? इनकी आलोचना करते हुए साहित्य के 3 की जगह कितने तत्व बता देते हैं? 5 तत्व, जो कि आपके सामने हैं। सृजना शक्ति, परंपरा, वातावरण, द्वंद्व और संतुलन। यह बात हुई साहित्य शब्द को लेके। किस शब्द को? साहित्य शब्द को। छोटी सी बात थी, हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि तेन के द्वारा बताए हुए साहित्यिक तत्वों में सम्मिलित नहीं है। प्रश्न क्या होगा कि तेन महोदय के द्वारा साहित्य के जो तत्व बताए गए हैं 3 तत्व, उनमें सम्मिलित नहीं है। 3 तो ये देगा और चौथा संतुलन उठा के दे देगा विकल्प। आपको ध्यान रखना है, हडसन का था संतुलन। ऐसे ही प्रश्न बनने की संभावनाएं होती है। या फिर पूछ ले कि सर्वप्रथम व्यवस्थित करने का कार्य किसने किया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं या फिर नोट करते हुए चलें तो काफी बेहतर होगा। ठीक है, ये बात हुई साहित्य शब्द की। ये साहित्य के बारे में छोटी सी चर्चा थी। उसके बाद चलो परिभाषा की बात अपन कल कर चुके थे। यहाँ तक कि जैसे बात करें कि प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने क्या कहा, इसकी बात भी अपन कल की क्लास में कर चुके हैं। अब थोड़ी चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य इतिहास लिखने की पद्धतियां। किसकी? लिखने की कौन कौन सी पद्धतियां रही है। तो साहित्य इतिहास लेखन की पद्धतियां, लेखन की पद्धतियां। और पद्धतियों की जब बात करें तो पद्धतियों का मतलब क्या होता है? तरीका। किस किस तरीके से साहित्य का इतिहास लिखा गया। इससे पूर्व मैं आपको बता दूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का जो प्रारंभ किया था वो भी एक फ्रांस के विद्वान थे। उनका नाम था गारसा दे तासी। उन्होंने किया था कब? सन 1839 ईस्वी में इन्होंने प्रथम साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था इस्तवार दे ला लिटरेचर हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा था। तो भाई साहब, क्या भारत में कोई व्यक्ति नहीं था? इन्होंने कैसे, क्या नाम है, अपने हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिख दिया। और बड़ी बात तो ये है दोस्तों कि जो ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ गारसा दे तासी महोदय के, ये फ्रांस के व्यक्ति थे। फ्रांस जो फ्रेंच भाषा है उसके ये एक प्रोफेसर थे उस समय, हिंदी के नहीं थे। और जो इन्होंने ये ग्रंथ लिखा था वो कौन सी भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था। फ्रेंच भाषा में इन्होंने क्या है, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिख डाला।
अरे मजेदार बात तो यह है कि ये महानुभाव कभी भारत आए ही नहीं, फिर भी साहित्य का इतिहास लिख डाला साहब। ऐसे कैसे लिख दिया? तो इसके पीछे की मैं आपको बात बताऊं तो ये ज़्यादा, उससे पहले इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उससे 2 साल पहले की बात है। सन 1837 ईस्वी की बात है। उस समय क्या होता है, अपने पंजाब के एक व्यक्ति होते हैं बाबू नवीन चंद्र। वो व्यक्ति क्या करते हैं, उर्दू भाषा की बात आती है तो वो उर्दू भाषा को क्या बोल देते हैं, आशिकी की जबान बोल देते हैं कि भला ये भी कोई भाषा है, उर्दू तो ससुरी आशिकी की जबान है। उनका जो कथन था बाबू नवीन चंद्र जी का, इस कथन से ये क्या है, चिढ़ जाते हैं। कौन? गारसा दत्तोसी महोदय बैठे बैठे, कहाँ बैठे थे, फ्रांस में बैठे बैठे चिढ़ गए साहब। ऐसे चिढ़े कि इन्होंने साहित्यिक इतिहास लिख डाला हिंदी साहित्य का, और लिखा तो ऐसे लिखा कि 738 कवियों का इन्होंने उल्लेख कर दिया। उन कवियों में हिंदी के मात्र 72 कवियों को सम्मिलित किया और बाकी सभी उर्दू भाषा के सम्मिलित कर डाले। फिर भी इनको हिंदी साहित्य के जो बाद के साहित्यकार हैं या अपन लोगों की बात करें तो अपन इनके ऋणी है। क्यों है कि इन्होंने ये संकेत दिया कि हिंदी साहित्य का इतिहास भी लिखा जा सकता है। इसीलिए हिंदी साहित्यकार या इतिहासकार गारसा दत्तोसी महोदय का हमेशा ऋणी रहेगा, क्योंकि इन्होंने ही ये प्रारंभ करा है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना। भले ही इनके बाद में इतिहास लिखने वाले अपने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे महान आलोचक पैदा हुए हैं, परंतु प्रारंभ करने वाले कौन थे? एक फ्रांस के विद्वान, उनका नाम था गारसा दत्तोसी। तो जब इन्होंने ये लिखना प्रारंभ किया तो वो पहले कौन सी पद्धति में लिखना इन्होंने प्रारंभ किया, कौन सा तरीका था उनको साहित्यिक इतिहास लिखने का? तो ऐसे देखा जाए तो मुख्य तौर से अपन 4 तरीके पढ़ते हैं। कितनी पद्धतियां पढ़ते हैं? 4 पढ़ते हैं, जिसमें से पहले पद्धति की बात करें तो वर्णानुक्रम पद्धति। दूसरी पद्धति की बात करें तो दूसरी पद्धति है कालानुक्रम पद्धति, और तीसरी पद्धति आती है दोस्तों वैज्ञानिक पद्धति। और जो सबसे अच्छी पद्धति मानी जाती है वो मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। विधेयवादी, बिल्कुल अभी बताने वाला हूं, निश्चिंत रहो कि ये विधेयवादी में कैसे लिखे गए, वैज्ञानिक पद्धति में कैसे लिखा जाता है, और कालानुक्रम में कैसा लिखा जाता है, और वर्णानुक्रम में कैसे लिखा जाता है। जब बात करते हैं अपन कालानुक्रम पद्धति की बात करते हैं तो इसमें आधार की बात करें कि किस आधार पे लिखा गया, तो इसमें आधार है दोस्तों किसको? शब्दकोश के वर्ण क्रमों को माना गया। शब्दकोश के जो वर्ण हैं उनको माना गया कि अपने शब्दकोश में जो वर्ण पहले आएगा, जो वर्ण पहले आता है उस वर्ण से प्रारंभ होने वाले कवियों के नाम, उन कवियों को तो पहले रखा गया। कि जैसे बात करें कबीर और केशव की बात करें, किसकी? जैसे बात करें कबीर और केशवदास जी की। अब दोनों का नाम कैसे ही है तो क वाला पहले लेंगे और क के बाद ये के वाला है ये बाद में लेंगे। वैसे देखा जाए तो गारसा दत्तोसी ने अंगद से लेके हेमंत तक के कवियों को उल्लेख किया है। तो ऐसे अंगद, तो ऐसे प्रारंभ होने वाले कवि को इन्होंने पहले रखा, और ह का जो क्या है वर्णमाला में जो स्थान है वो सबके बाद में आता है, तो ह को कहाँ रखा इन्होंने? बाद में रखा। तो सीधी सी बात है कि वर्णानुक्रम पद्धति में आधार किसको माना गया? शब्दकोश के वर्णों को आधार माना गया। ठीक है, जैसे कबीर और केशव की बात करें तो पहले इन्होंने कबीर के बारे में लिखा और उसके बाद लिखा केशवदास जी के बारे में। लेकिन इसमें एक दोष रह गया था। कैसा दोष? कि इस पद्धति में जो भी साहित्यिक ग्रंथ लिखे जा रहे थे वो इतिवृत्तात्मकता का उन पे आरोप लगा कि जैसे ऐसे कैसे उठाया और लिख दिया, साहित्यिक संकलन हो गया साहब। अरे एक संकलन करना, अभी बात ही कर रहे थे अपन कि इतिहास के तथ्यों का संकलन करना मात्र साहित्य थोड़ी होता है, वो साहित्य नहीं हो सकता। साहित्य तो वो होता है जो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बेहतर भविष्य की परिकल्पना का आदर्श प्रस्तुत करता है, वो होता है साहित्य। जब ऐसी बात है तो इन पे जैसे आरोप लगा तो वर्णानुक्रम पद्धति भी क्या हो गई? फेल हो गई। उसके बाद जो पद्धति आती है वो है कालानुक्रम पद्धति। और वर्णानुक्रम पद्धति की बात करें दोस्तों तो हिंदी साहित्यिक इतिहास में सिर्फ 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं जो वर्णानुक्रम पद्धति में लिखे गए हैं, जिसमें से पहला ग्रंथ है गारसा दत्तोसी का। गारसा दत्तोसी की बात करें, इनके जो ग्रंथ हैं इनकी बात करें, ये इसके बाद का जो अपन टॉपिक लेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास की परंपरा, उसमें इनकी चर्चा करेंगे। फिलहाल पद्धति पढ़ रहे हैं, पद्धति में कि कौन कौन सा इनका तरीका क्या है लिखने का उसकी बात कर रहे हैं। इस वजह से पद्धति में इनका नाम लिखवा देता हूं कि कौन कौन सा ग्रंथ इसमें लिखा गया। इन ग्रंथों की चर्चा अपन आगे वाली क्लास में करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं पहली बात
कि पहला कौन सा ग्रंथ लिखा गया। तो इस्तवार द ला लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी, एक ग्रंथ तो था ये पहला, और दूसरा लिखा शिव सिंह सेंगर, माफ कीजिए शिव सिंह सरोज। यह ग्रंथ किसने लिखा? शिव सिंह सरोज के द्वारा लिखा गया। और यह किसके द्वारा लिखा गया? यह लिखा गया तासी के द्वारा, जो कहाँ के थे? फ्रांस के। ये कौन सी भाषा में लिखा गया? फ्रेंच भाषा में। फ्रांस के थे, फ्रेंच भाषा में लिखे थे। और शिव सिंह सरोज जो लिखा गया था शिव सिंह सेंगर के द्वारा, शिव सिंह सेंगर, ये लिखा गया था हिंदी भाषा में। ये कौन सी पद्धति में लिखा गया था? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा गया था। और बात करें, ये लिखा गया था सन 1839 ईस्वी में, और ये लिखा गया था 1883 ईस्वी में। जब परंपरा की बात करेंगे उसमें इनका उल्लेख अपन करेंगे। बात करते हैं दूसरी पद्धति की, कि कालानुक्रम पद्धति। इस कालानुक्रम पद्धति में जो आधार माना गया वो किसको? जन्मतिथि को। किसकी जन्मतिथि? कवियों की जन्मतिथि को। जिस कवि का जन्म पहले होता है उस कवि को पहले रख लिया, जिसका बाद में होता है उसको बाद में रख लिया, और क्या कर लिया? एक समावेश कर लिया, और ये भी क्या हो गया? एक इतिवृत्त ग्रंथ हो जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसीलिए कहा है कि ये कोई साहित्यिक ग्रंथ है। इतिवृत्तात्मकता का आरोप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही इन ग्रंथों पर लगाया है। इसीलिए इनको क्या एक मनोवैज्ञानिक या वैज्ञानिक तरीका इनको माना नहीं गया, इसलिए इस पद्धति में भी मात्र 2 ग्रंथ लिखे गए थे। कितने ग्रंथ? 2 ग्रंथ। जैसे देखें तो इसमें कैसे पढ़ा जाता है, जैसे मान लो कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ, और केशव दास जी का जो जन्म होता है वो होता है 1555 ईस्वी में। तो पहले किसको पढ़ा गया? कबीरदास जी को पहले रखा, और आगे वाले उस पे स्थान पे किसको रखा? केशव दास जी को। मतलब कबीर जी के बाद में अपन पढ़ेंगे तो किसको पढ़ेंगे? केशव दास को पढ़ेंगे। ऐसा तरीका कालानुक्रम पद्धति में था। इसमें भी 2 ग्रंथ लिखे गए थे। कितने? 2 ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें से पहला था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किसने लिखा? ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। इब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन महोदय ने लिखा था। ये सन 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल नामक पत्रिका थी, उसमें ये कलकत्ता से वो निकलती थी, उसमें इनका प्रकाशन हुआ था इस ग्रंथ का, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये किस पद्धति में लिखा गया था? ये लिखा गया था कालानुक्रम पद्धति में। दूसरा था मिश्र बंधु विनोद, लिखा गया किसके द्वारा? मिश्र बंधु के द्वारा। मिश्र बंधु विनोद लिखा गया। बात करें 2 पद्धतियों की अपन बात कर चुके हैं। वर्णानुक्रम पद्धति में कौन कौन से ग्रंथ ये आपके समक्ष हैं, और कालानुक्रम पद्धति की बात करें तो कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए थे, ये आपके समक्ष लिखे हैं। लेकिन कई बार प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, कैसे? कि कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? तो भ्रमवश विद्यार्थी करता है इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी, लेकिन वो प्रश्न में कालानुक्रम भूल जाता है। वो सोचता है कि प्रश्न पूछने वाले ने पूछा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है, तो वो लगा देगा ये। परंतु प्रश्न पूछने वाला ऐसे न पूछ के ऐसे पूछ ले कि कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया प्रथम ग्रंथ किसका? हिंदी साहित्य इतिहास का कालानुक्रम पद्धति में लिखा गया प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है? वो होगा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ऐसे प्रश्नों का आप विशेष ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वर्णानुक्रम पद्धति में 2 और कालानुक्रम पद्धति में भी 2 ग्रंथ लिखे गए थे शुरुआत के। ठीक है, इसके बाद अपन बात करें, देखो ये तो था 1888 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और ये 1914 ईस्वी में आता है, आपकी 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में इसके मिश्र बंधु विनोद के 3 भाग आते हैं, और एक भाग आता है सन 1934 ईस्वी में, इसका 4था भाग आता है। ठीक है, जब मिश्र बंधु विनोद पढ़ेंगे सब इसकी चर्चा कर लेंगे। फिलहाल तो इतना ध्यान रख लीजिए कि कालानुक्रम पद्धति में 2 ग्रंथ लिखे गए थे। और बात करें भाई वैज्ञानिक पद्धति की, देखो इसमें तो आधार इसको माना, इसमें आधार इसको माना। अब वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है?
वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है कि वैज्ञानिक पद्धति में जो साहित्यकार लिखने वाला साहित्यकार होता है, साहित्य को लिखने वाला, साहित्य के ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखते हैं वो क्या करते हैं, बिल्कुल तटस्थ रहकर या निरपेक्ष रहकर, किसी का कोई पक्ष नहीं लेना, एक जगह उदासीन रखे, तटस्थ रहकर, किसी का कोई पक्ष नहीं, सही को सही लिखना, गलत को गलत लिखना। निरपेक्ष और तटस्थ रहकर जो ग्रंथ लिखे गए उन ग्रंथों को किस श्रेणी में रखा गया, वैज्ञानिक श्रेणी में रखा गया, वैज्ञानिक पद्धति में रखा गया। जैसे हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, उदाहरण के लिए साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसमें आप लिख सकते हैं वैज्ञानिक पद्धति में कि इस पद्धति के अंतर्गत साहित्य इतिहासकार एकदम निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्यों का क्या करते हैं, संकलन करते हैं, उसे ही वैज्ञानिक पद्धति में रखा जाता है। जिसमें हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा था, वैज्ञानिक इतिहास गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा, और जो गणपति चंद्र गुप्त का ये ग्रंथ लिखा गया ये कौन सा माना जाता है, वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ गणपति चंद्र गुप्त, ये वैज्ञानिक पद्धति में लिखा हुआ इनका साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। और जब विधेयवादी पद्धति की बात करते हैं दोस्तों, तो विधेयवादी पद्धति यही ऐसी पद्धति जो सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है, सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और इस पद्धति के जनक की बात करें तो इसके जनक तेन मोदे हैं भाई, जिनकी अपन बात कर रहे थे कि सबसे पहले साहित्य को जो व्यवस्थित करने का कार्य किया था वो तेन मोदे ने किया था। कहाँ के थे, फ्रांस के थे। उन्होंने ही इस पद्धति की, उनको ही इस पद्धति का जनक माना जाता है। और हिंदी साहित्य की बात करें तो इस पद्धति में लिखने वाले अपने प्रमुख साहित्यकार हैं, वो है रामचंद्र शुक्ल महोदय। उन्होंने विधेयवादी पद्धति का अनुसरण किया है। अब इस पद्धति में क्या होता है, माफ कीजिए, इस पद्धति में जो कवि और रचनाकार होते हैं उनके जन्म के बारे में तो उल्लेख होता ही होता है, साथ में उनकी कलागत और भावगत विशेषताओं का भी इसमें क्या कर लिया जाता है, समावेश कर लिया जाता है। इसलिए ये वैज्ञानिक पद्धति से भी उच्च श्रेणी की पद्धति मानी जाती है। और उच्च श्रेणी की पद्धति ही नहीं, ये सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। किसकी, इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ पद्धति जो मानी जाती है ये मानी जाती है विधेयवादी पद्धति। और इस पद्धति के जो जनक माने जाते हैं दोस्तों वो माने जाते हैं टेन विद्वान, जो कहाँ के थे, फ्रांस के। और हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें तो मैंने बताया इस पद्धति में लिखने वाले जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका नाम क्या है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इस विधेयवादी पद्धति में आप चाहे तो लिख सकते हैं कि इस पद्धति के अंतर्गत साहित्य इतिहासकार क्या करते हैं कि कवि के जन्म तिथि के साथ साथ उनकी कलागत और भावगत विशेषताओं का भी इसमें क्या करते हैं, समावेश करते हैं, उन तथ्यों का इसमें अन्वेषण करते हैं। इसीलिए ये सबसे बेस्ट और सबसे सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया सन 1929 में जो इतिहास ग्रंथ लिखा गया था, हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि हिंदी जो शब्द सागर की भूमिका है उसमें लिखा गया था सन 1929 ईस्वी में, वो विधेयवादी पद्धति में लिखा गया ग्रंथ माना जाता है, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इस प्रकार आज के वीडियो में अपन ने बात करी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी थी। 4 मुख्य पद्धतियां हैं, जिनमें से पहली पद्धति कौन सी है, वर्णानुक्रम पद्धति है। इसमें 2 इतिहास ग्रंथ लिखे गए थे। कौन सा, द इस्तवार द लाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, जो गारसा दत्तोसी के द्वारा लिखा गया था। और दूसरा कौन सा है, शिव सिंह सरोज, जो किसने लिखा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। उसके बाद दूसरी पद्धति की बात करी, कालानुक्रम पद्धति, और कालानुक्रम पद्धति में भी 2 ऐतिहासिक ग्रंथ लिखे गए हैं। पहला कौन सा, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो गारसा दत्त माफ कीजिए जो ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया था। और दूसरे की बात करें तो मिश्र बंधु विनोद लिखा था, मिश्र बंधुओं ने लिखा था। अरे मिश्र बंधुओं की बात करें तो ये कितने भाई थे, 3 भाई थे। जब मिश्र बिंदु विनोद पढ़ेंगे तो इसमें इसकी अपन बात करेंगे। वैज्ञानिक पद्धति में क्या होता है, वैज्ञानिक पद्धति में इतिहासकार बिल्कुल निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्यों का संकलन करता है। और विधेयवादी पद्धति में जन्म क्रम का जन्म तिथि के साथ साथ उसकी भावगत और कलागत विशेषताओं को उसमें समावेश किया जाता है। इसीलिए यह पद्धति सर्वश्रेष्ठ पद्धति मानी जाती है। और आगे की बात करेंगे दोस्तों, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।